हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं निर्मल और आप सबका डीएनवी क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। बढ़िया, आपने सभी क्लासेस देख ली होंगी अच्छे से, ठीक है। रिवाइज भी कर लिया होगा जो पढ़ाया हमने अभी तक। तो आप लोग क्लास कंटिन्यू देखते रहिए ना, इससे क्या होता है रिवीजन प्रॉपर चलता रहता है। और हमने जो लास्ट क्लास हमारी कंप्लीट करी थी वो करी थी अपन ने कहाँ पर, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे, है ना। हाँ, मैं ये बता देता हूँ, पहले इन्फॉर्मेशन दे दूँ पढ़ाने से पहले। हमारी कुछ सीरीज चल रही है, ठीक है। एक चल रही है लूसेंट की सीरीज और एक चल रही है क्लास 10th की सीरीज। दो दो सीरीज चल रही है। अब इस क्लास 10th की सीरीज में हम लोग पूरा 10th का जो एनसीईआरटी है वो कंप्लीट कर रहे हैं 10th के ना, जिसमें डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हो गई, हिस्ट्री हो गई, ये सब हम कंप्लीट कर रहे हैं। धीरे धीरे कर लेंगे, वो कर लेंगे। और लूसेंट में हमारा दो सब्जेक्ट चल रहे हैं। दो सब्जेक्ट, एक है मिडाइवल और दूसरा चल रहा है पॉलिटी, है ना। अभी जो नेक्स्ट क्लास लूंगा मैं वो ले लूंगा मिडाइवल की। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास लूंगा वो लूंगा पॉलिटी की, है ना। अभी कौन सी क्लास चल रही है आपकी, क्लास 10th की। जो ये वाली क्लास रहेगी वो आपकी रहेगी क्लास 10th की। आपको थंबनेल में पता चल जाएगा, वैसे भी टाइटल में, है ना। चलो करते हैं आप कंटिन्यू। देखो, हमने लास्ट क्लास में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कंप्लीट कर लिया था। करा था नहीं करा था, बिल्कुल कर लिया था। अब उसके बाद की कहानी समझो। बाकी कहानी ये थी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को 5 फरवरी 1922 को हुई एक घटना, चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद बंद कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि भैया नहीं, चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद तो महात्मा गांधी जी ने यह मूवमेंट बंद कर दिया। क्या ऐसा वाकई में है क्या? क्या एक ही घटना जिम्मेदार होती है क्या किसी भी मूवमेंट को बंद करने के लिए? मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं ऐसा। हाँ, कहानियों में गलत लिखा हो, मतलब एक कहानी, एक इंसिडेंट छोटा हो या बड़ा हो मैटर नहीं करता, बट ऐसा नहीं है। यानी कि एक इंसिडेंट की वजह से पूरा मूवमेंट बंद कर दिया। कुछ घटना हुई थी छोटी छोटी, है ना, जिसकी वजह से महात्मा गांधी को बार बार लगा कि मैंने जिस उद्देश्य के साथ ये मूवमेंट चलाया था वो उद्देश्य चल है ही नहीं, मतलब उद्देश्य ही गायब कर दिया उसमें से। सब अपने अपने तरीके से क्या निकाल रहे थे, स्वराज का मतलब निकाल रहे थे। बाद में चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद तो काफी दर्दनाक हादसे के बाद महात्मा गांधी को ये लगा कि इस मूवमेंट को बंद करने से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। तो उन्होंने वर्धा सेशन में ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि मैं इस मूवमेंट को बंद करता हूं। चलो ये, अब इस मूवमेंट को बंद कर दिया। मूवमेंट को बंद करने के बाद क्या हुआ, कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो लीडर्स है, वो डिमोटिवेट हो गए। उनका मोरल डाउन हो गया कि भैया हम बड़े ही एक्साइटेड हो चुके हैं, मतलब हम एक सुप्रीम लेवल पे पहुंच चुके थे। अब हम तो एक साल में भैया स्वराज पा लेंगे कैसे भी करके। 2 ढाई साल हो गए थे इसको, स्वराज तो मिल नहीं रहा था, है ना। तो सब लोग बड़े सुप्रीम लेवल पे पहुंच गए, सब हो गया एकदम से भैया। बंद कर दिया तो सबका होगा मॉरल डाउन। अब कुछ लीडर सामने निकल कर आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक तो जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू, है ना। मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, ये आते हैं। वो ये मिलकर एक प्लानिंग करते हैं, प्लान बनाते हैं। प्लान ये बनाते हैं कि यार एक काम करते हैं, देखो अपन कांग्रेस में रहेंगे तो कांग्रेस वाले अपने सुनेंगे तो है ही नहीं। कोई ये चुनाव भी होने थे तो कांग्रेस वाले सुनते तो ही नहीं। एक काम करते हैं, अपन अपनी खुद की पार्टी बनाते हैं। तीन लोगों ने एक पार्टी का फॉर्मेशन करा, उसका नाम है स्वराज पार्टी। क्या है उसका नाम? स्वराज पार्टी। ये पार्टी कब बनी थी? 1923 में। तो फिर से कह रहा हूं भैया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद होने के बाद फिर एक नई पार्टी का फॉर्मेशन करते हैं, उसका नाम है स्वराज पार्टी। क्यों बनी थी स्वराज पार्टी, बताओ क्या उद्देश्य का इसका? पढ़ा होगा आप लोगों ने भी, यहाँ के बैठ गए बस। हम्म कुछ घटना हुई थी ना छोटे मोटे, वो पढ़ाएंगे, फिर मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले छोटी मोटी घटनाएं हैं वो देख लो एक बार। हम्म चलो, नहीं पता आपको, चलो मैं बता देता हूँ। देखो, इसका उद्देश्य एक ही था कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठना है। जैसे आज की पार्लियामेंट है, उस समय क्या थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। हमें उसमें जाके बैठना है और बैठ के किसी भी प्रकार का काम नहीं होना देना है। जैसे लोकसभा में होता है, कोई काम नहीं होने देते, ऐसे ही उन्होंने प्लान बनाया कि वहां पर जाएंगे और किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं होने देंगे। बढ़िया प्लान था।
सब कुछ फिट टू चल रहा था, सब कुछ। फिर क्या हुआ भैया, मैंने क्या बोला कि 1% जाने की वजह से पार्टी गिर जाती है। सीआरदास जी चले गए, उसके बाद तो भैया स्वराज पार्टी का वो अस्तित्व बचा ही नहीं। हाँ, एक कंडीशन रखी थी स्वराज पार्टी के सामने कांग्रेस वालों ने कि भैया आपको हमारे अंडर काम करना पड़ेगा, तभी आप अपनी पार्टी का फॉर्मेशन कर सकते हो। चलो भैया, कंडीशन मानने के बाद इन्होंने स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन कर दिया, लेजिस्लेटिव सॉरी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाके बैठ गए, काम भी करने नहीं दिया, सब कुछ होगा, बट फिर ये पार्टी क्या हो गई, फेल। चलो, ये एक इंसिडेंट, मतलब इंसिडेंट नहीं पढ़ोगे आप इसको, एक घटना थी ना जो हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद पढ़नी पड़ती है। एक है स्वराज पार्टी होगी। चलो, अब दूसरी चीज पढ़ो। दूसरा हमें पढ़ना है साइमन कमीशन। चलो, अब साइमन कमीशन पढ़ते हैं। चलो, अब ब्रिटेन के अंदर जो वहां के लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उन्होंने सोचा यार भारत में इस समय स्थिति कैसी है। सुनो, मैं समझाता हूँ। क्या होता है, 1919 का एक हर 10 साल में, 5 से साल में क्या लाते थे कि अधिनियम में कानून लाते थे। तो ऐसे याद है 1990 का एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, ये आया था। इसके बाद आपका 1935 में आता है, फिर इसके बाद आता है आपका 1947 में। आपको ध्यान रखना 1919 का है ना। 1919 का सब अधिनियम एक्ट आता है, तो उसको रिव्यू करने के लिए कमीशन बनाया जाता है, उसका नाम है साइमन कमीशन। मैं क्या बोल रहा हूँ आपके, जो इसमें लिखा है क्या है अपना, साइमन कमीशन नहीं लिखा ना। चलो मतलब वैसे कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, मैं कह रहा हूं कि 1919 के अधिनियम को रिव्यू करने के लिए एक एक्ट बनाया जाता है, इसका नाम है, सॉरी, एक कमीशन बनाया जाता है जिसका नाम है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत में आता है 1928 में। कब आता है ये, 1928 में भारत में आता है। जैसे ही भारत में आता है, इसको इसके सामने लोग नारे लगाते हैं, साइमन गो बैक। क्यों भैया नारे को लगा सर, साइमन वापिस जाओ, क्यों नारा लगाया साइमन कमीशन के आने की वजह से। सुनो, साइमन कमीशन को काम दिया गया था कि भारत की स्थिति आपको पता लगानी है, भारत में कोई क्या उसको रिफॉर्म करने थे। कैसे रिफॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। कोई अधिनियम आता 1919 का, उसको रिव्यू करना था, और रिव्यू करने के बाद उसमें कुछ रिफॉर्म करने थे। अब मान लो जैसे तुम किसी गांव से बिलोंग करते हो, और कोई बाहर का व्यक्ति आता है जिसको गांव के बारे में कुछ नहीं पता, और बोलता है कि हम इस गांव में सुधार करेंगे। पहले कमी तो निकालो, तभी तो सुधार कर पाओगे। इससे ये था, साइमन कमीशन में कोई भी एक इंडियन नहीं था। इसमें 7 मेंबर थे। कितने मेंबर थे इसमें टोटल, 7 मेंबर थे। इन 7 मेंबर में कोई भी इंडियन नहीं था, इसलिए नारे लगाए गए कौन से, साइमन गो बैक, साइमन वापिस जाओ। इस समय नारा लगाते समय क्या हुआ था, लाला लाजपत राय की भी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। सॉन्डर्स ने उनके सर पर लाठी चार्ज करते, मतलब लाठी चार्ज होगा ना, उसके बाद सर पर चोट चोट लगने की वजह से लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उसके बाद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव लोगों ने क्या लिया था, बदला लिया था उसका। चलो ठीक है, ये कहानी खत्म हो गई किसकी, साइमन कमीशन की। अब तीसरी कहानी समझो। अब कहानी आती है पूर्ण स्वराज। चलो, पूर्ण स्वराज क्या होता है, देखो, जवाहरलाल नेहरू कहाँ थे, अभी तक गायब थे, है ना, पूरी तरह से, मतलब पूरी तरह से गायब तो नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू जी का कहना यह था, मतलब अभी तक आपने देखे नहीं, जवाहरलाल नेहरू का नाम आया ना, अब आया नाम, अब आएगा नाम। जवाहरलाल नेहरू जी का मानना यह था कि यार ये ना बार बार अपने सामने छोटी छोटी डिमांड लेके आते हैं कि ये कर दो, है नहीं। अब डिमांड हमारे सुनो, हमें चाहिए भैया पूरी तरह से स्वराज, यानी पूर्ण स्वराज, यानी हमें चाहिए सेल्फ रूल। हमें क्या चाहिए, सेल्फ रूल। मतलब हमें हमारे ऊपर किसी भी ब्रिटेन का, किसी भी अदर कंट्री का डोमिनेशन नहीं चाहिए। नियम भी हम बनाएंगे, चलाएंगे भी हम। तो ये किसने कह दिया क्लियर, जवाहरलाल नेहरू जी ने। और उसको पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया, देखते हैं एक मिनट को। चलो, तो दिसंबर 1929 को, दिसंबर 1929 को एक सेशन रखा गया था। ये सेशन रखा गया था आपका
लाहौर में। कहाँ रखा गया था? लाहौर में सेशन रखा गया। देखो कांग्रेस के हर साल सेशन होते हैं। तो पहली बार सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात की गई थी कहां पर? आपके लाहौर सेशन में। कब होता? दिसंबर 1929। और पहली बार पूर्ण स्वराज कब बनाया गया था? यह बनाया गया था आपका 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था और रावी नदी के किनारे झंडा भी लहराया गया। फिर से सुनना, 26 जनवरी 1930 को पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा झंडा फहराया गया था और पूर्ण स्वराज दिवस भी बनाया गया था। क्या बनाया गया था? पूर्ण स्वराज दिवस। सर 26 जनवरी क्या इंपॉर्टेंस है इसके बताओ मुझे। 26 जनवरी क्यों इंपॉर्टेंट है बताओ आज की तारीख में? सर हम 26 जनवरी को मनाते हैं गणतंत्र दिवस। अरे सुनो मेरी बात, हम क्यों मनाते हैं? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर रेडी हो चुका था 26 नवंबर को। अब अब हम ऐसी डेट ढूंढ रहे थे जी कहाँ हम इसको लागू करें, कौन सी डेट को इसको लागू करें। तो हमें पता है कि 26 जनवरी करके डेट थी हमारे पास जिसमें हमने पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस बनाया था। उसी दिन को याद रखने के लिए इसी दिन क्या कर दिया, हमारे भारतीय संविधान को लागू कर दिया। तो ऐसा नहीं कि 26 जनवरी को केवल सिर्फ भारतीय संविधान लागू हुआ था, एक और चीज हुई थी, पहली बार भारत के अंदर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। ठीक है, इसको छाप लेना, कहीं छाप लो छाप लो, आपकी किताब में भी नहीं लिखा है तो चलो ठीक है। इतना क्लियर है आपको? चलो बहुत बढ़िया। हम्म, चलो इतना क्लियर है। अब हमारे नेक्स्ट कहानी आती है, पूर्ण स्वराज हो गया। अब एक और कहानी समझो। पूर्ण स्वराज बता दिया उन्हें, साइमन कमीशन बता दिया आपको। ये छोटी छोटी बातें है ना जो आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट कहानी समझो दूसरी। ये अब आती है महात्मा गांधी जी वापस आते हैं। कौन आते हैं? महात्मा गांधी जी वापस आते हैं, एंट्री मारते हैं वापस से। अब देखो जब भी महात्मा गांधी आते समझ जाना कुछ बड़ा होने वाला है, वो होगा बड़ा। क्या होगा बड़ा? सुनो, महात्मा गांधी जी को पता है कि क्या चल रहा है देश में। तो उस समय हमारे यहाँ वॉइसरॉय होता है लॉर्ड इरविन। 1930 की कहानी है ना, 1930 की कहानी चल रही है। ये सब 1930 में हुआ। स्वराज पार्टी 1923, ठीक है। साइमन कमीशन 1928, पूर्ण स्वराज 1930, ठीक है। अब महात्मा गांधी जी को पता है कि भैया वॉइसरॉय हमारा जो इंडिया का वॉइसरॉय है वो है लॉर्ड इरविन। कौन है? लॉर्ड इरविन है। लॉर्ड इरविन के सामने महात्मा गांधी जी 14 डिमांड्स रखते हैं। कितने डिमांड्स? 14 डिमांड्स। कि अब क्यों रखते हैं 14 डिमांड्स? क्योंकि उनको खबर थी कि भैया जो हम नमक, जो आज हर एक घर की जरूरत है, जी हाँ हर घर नमक ना, जो नमक की जरूरत है वो बेसिक नीड है। मतलब बेसिक नीड है वो तो हमारे यहाँ क्या नमक के बिना खाना खा सकते हो क्या? हाँ, शुगर लेस खा सकते हो, सोल्ट लेस नहीं खा सकते तुम, है ना। तो महात्मा गांधी जी की उस डिमांड ये थी कि भैया कितने भी लीटर उनको छोड़ दो, है ना। उल्टा वो क्या बोला ना, दूसरा क्या बोला, उल्टा नहीं, दूसरा क्या बोला कि आप जो टैक्स लगाते हो ना किस पे, नमक को, वो हटा दो। ऐसे करके 14 डिमांड्स थी किसकी? महात्मा गांधी जी की। और एक वार्निंग भी दी थी छोटी सी, यदि आपने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो हम कुछ बड़ा कर देंगे। मतलब आपने यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो हम कुछ बड़ा करेंगे। अब बड़ा क्या करेंगे देखो। आप जब ये डिमांड पहुंची महात्मा गांधी जी की इरविन के पास, तो इरविन ने भैया वही एटीट्यूड दिखा के, ईगो दिखा के इस डिमांड को कर दिया कैंसल। तो अब क्या करे भैया महात्मा गांधी जी का दिमाग खराब, अब तो मैं कुछ बड़ा करूंगा। तो बड़ा करने के लिए इन्होंने क्या करेंगे? अब बड़ा, अब बड़ा करेंगे क्या? क्या बड़ा करेंगे वो भी बता रहा है ना। तो दिन आता है 12 मार्च 1930 का। कौन सा दिन आता है? 12 मार्च 1930 का। ये दिन कहां से स्टार्ट होता है? साबरमती आश्रम से। कहानी है साबरमती आश्रम की। दिन कौन सा? 12 मार्च 1930। महात्मा गांधी जी बढ़िया प्लानिंग बनाते कि प्लान ये बनाते कि अब हमें सोल्ट, जो सोल्ट के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हटवाना है कैसे भी करके। तो इसके लिए वो
यात्रा निकालते हैं, कौन सी यात्रा? सोल्ड मार्च, दांडी यात्रा, सोल्ड मार्च, या इसी को हम लोग बोलते हैं दांडी यात्रा, दांडी यात्रा। ये स्टार्ट की जाती है कब? 12 मार्च 1930 से। वो यहीं से आपका सोल्ड मार्च, दांडी मार्च, या फिर एक नया मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। कहानी आपको समझ में आ गई? 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी सोल्ड मार्च स्टार्ट करते, दांडी यात्रा स्टार्ट करते थे। इसको हम बोलते हैं क्या? आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अभी पढ़ा, अभी शुरुआत हुई है ना। हाँ, ये मैं समझना खत्म कर दिया आपने तो जल्दी। और ये यात्रा चलती कब तक? आपकी 6 अप्रैल 1930 तक। कितने दिन चली है? 24 दिन लगभग, है ना। तो एक दिन में कुछ 10 माइल चले थे ना, 240 माइल। तो 6 अप्रैल 1930 को ये यात्रा क्या होती है? खत्म। यहाँ से स्टार्ट होती है और दांडी, गुजरात के पास एक कोस्टल एरिया है, वहां पर जाके खत्म होती है, दांडी में खत्म होती है। और वहीं से महात्मा गांधी से एक मुट्ठी में नमक लेते हैं और सोल्ट लॉ को तोड़ देते हैं। किसको तोड़ देते हैं? ये सोल्ट लॉ को तोड़ देते हैं। इतना क्लियर आपको? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। इतना क्लियर। चलो 12 मार्च को स्टार्ट हुई, 6 अप्रैल को ये खत्म हो जाती है। तो इसको बोलना सोल्ट मार्च या दांडी यात्रा। चलो इस कहानी को थोड़ा सा भी साइड रख दूं, उठा के इसे रख नहीं सकता मैं ना, तो मैं यहाँ पर रख कर रहा हूँ। देखो, हमने अभी डिस्कस किया सोल्ट मार्च या फिर दांडी यात्रा, ठीक है। कब स्टार्ट हुई? 12 मार्च को, खत्म कब हुई? 6 अप्रैल को। अब प्रश्न आता है कि भैया जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से अलग क्यों है? महात्मा गांधी जी को जरूरत क्यों पड़ी सविनय अवज्ञा आंदोलन आंदोलन चलाने की? सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की जरूरत क्यों पड़ी? अब इसका मतलब समझो, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों महात्मा गांधी जी चलाने की जरूरत पड़ी? देखो, महात्मा गांधी जी ने अभी चलाया था कौन सा मूवमेंट आपका? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। देखो, महात्मा गांधी जैसे नहीं कि पार्टिकुलर क्षेत्र के लिए लड़ाई करते, नहीं, वो देश के लिए लड़ाई करते थे। उनकी खासियत थी कि मैं जब भी लड़ाई करूंगा तो पूरे देश को लेकर करूंगा। मैं ऐसा नहीं कि अपने एरिया के लिए, अपनी जाति के लिए, अपने धर्म के लिए लड़ा हूं, नहीं, सबके लोग, तो सबको लेकर चलते रहे महात्मा गांधी, हमेशा उनकी खासियत थी। तो महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करा। अब उसके कुछ रखे गए प्रोग्राम्स। क्या रखे गए? कुछ प्रोग्राम्स रखे गए। सर किस प्रकार के प्रोग्राम्स रखे गए? देखो, ये अलग भी, ये इनके प्रोग्राम ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से अलग बनाता है। सर कैसे बनाता है अलग? समझो, हमने नॉन कोऑपरेशन में क्या पढ़ा था? भाई बॉयकॉट करना है, यहाँ बॉयकॉट तो करना है, प्लस हमें जितने भी कॉलोनियल लॉ है, जितने भी ब्रिटिश के कानून है, उसको तोड़ना है। बॉयकॉट तो ठीक है, आप अपनी जगह कर सकते हो, बट दूसरा हमें क्या करना है? जितने भी कॉलोनियल रूल है, जितने भी ब्रिटेन के कानून है, उनको भी तोड़ना है। बढ़िया प्लान था ये, एक नंबर सारी चीज चल रही है। और जितने भी फॉरेन गुड्स आते हैं उनको बॉयकॉट करना। फॉरेन गुड्स क्या होता है रस्तों में? कि बाहर से माल बुलवाया जा रहा है, तो वो कपड़े पहनते थे। अब वो कपड़े क्यों पहनते थे लोग? क्योंकि सस्ते पड़ते हैं। अब महात्मा गांधी जी ने कहा खादी पहनो, खादी। पर कहीं ना कहीं इतना ज्यादा मूवमेंट ना, इसकी वजह से थोड़ा आगे नहीं बढ़ पाया। खादी कौन पहने? खादी बहुत महंगी थी उस समय, तो एक गरीब आदमी खादी को अफोर्ड नहीं कर पाता। बाद में क्या हुआ? बढ़िया अच्छा मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अभी बताऊंगा मैं कि अलग अलग जगह किस प्रकार से मूवमेंट चला था। बढ़िया चल रहा मूवमेंट, पर बाद में इसको अंग्रेजों को द्वारा दबा भी दिया गया था। चलो ठीक, अब हम ये समझते हैं कि किस प्रकार से मूवमेंट अलग अलग जगहों पे चला। वो अलग अलग टाइप के लोगों ने, अलग अलग टाइप के लोगों ने, अलग अलग क्लासेस ने इसमें कैसे पार्टिसिपेट किया, ये आता है क्वेश्चन, है ना। इसे पक्का आपका बोर्ड एग्जाम में आ गया। बोर्ड का मैं तो कहता हूँ कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नो कोऑपरेशन मूवमेंट, जितने मूवमेंट पढ़ा है ना, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि किस किसने इसमें पार्टिसिपेट करा। हाँ, अब हम देखते हैं पार्टिसिपेंट। सबको पता ना क्या पढ़ रहा है? कोई ऐसा तो नहीं कोई नया आया हो, नहीं है ना ऐसा? हाँ, पार्टिसिपेंट पढ़ना है हमें अलग अलग के ना। किसके पढ़ना है? नॉन, नॉन का पढ़ा अपन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हमें पढ़ना है किस किस का पार्टिसिपेंट। पहला है, एक मिनट रुको आप लोग, है रुक जाओ एक मिनट।
चलो ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ, हम्म, देख रहा हूँ, चलो ठीक है, आ गया आगे। हमें पढ़ना पार्टिसिपेंट, किस किसने से पार्टिसिपेट करा। हमें देखना रिच पीसेंट, हमें देखना पुअर पीसेंट ने कैसे पार्टिसिपेट करा उसने। फिर हमें देखना बिजनेस क्लास ने, फिर हम देखेंगे किसका, बिजनेस क्लास का। और वुमेन्स ने किस प्रकार से इसमें पार्टिसिपेट किया, ये हमें सब देखना है, ठीक है। चलो हाँ, यही बच्चा अपने इतने पढ़ना है। देखो पहले हम पढ़ते हैं रिच का। देखो मैं एक बार बता रहा हूँ, पिसेंट गरीब हो या अमीर हो, सबकी एक ही डिमांड है, क्या, टैक्स को कम करो। क्या करो, टैक्स को कम करो। क्यों भैया टैक्स को कम क्यों करो? वो क्या हो रहा था, ब्रिटेन बहुत ज्यादा टैक्स लगाती थी किसानों पर, पिसेंट के ऊपर खासकर। अब जब पे टैक्स लगा रहे तो बेचारे कितना प्रोडक्शन करते आ रहे, ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, तो इनके हाथ में कुछ आते नहीं था बेचारों के। तो इन्होंने बोला कि भैया एक काम करो, आप टैक्स कम करो, नहीं तो हम क्या करेंगे, मूवमेंट को ज्वाइन कर लेंगे। मना कर दिया भैया ने टैक्स कम करने से, तो ये लोग क्या करते हैं, फिर मूवमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं। हाँ चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ अब आता है पुअर, गरीबों ने क्यों करा। द पुअर पेशेंट वेंट टू रेंट फूड, चलो ठीक है, गरीबों ने क्यों करा बेचारा। अब क्या होता है, पुअर पेशेंट के पास जमीन तो होती नहीं थी बेचारे। अब ये क्या करते थे, दूसरे की जमीन पर जाके खेती क्या करते थे, क्या करते थे, दूसरे की जमीन पे जाके खेती क्या करते थे। अब खेती कर रहा है भैया दूसरी जमीन पे जाके, करे कि नहीं कर रहा, या फिर जब वे खेती करते थे दूसरे का, तो उसका भैया उनको कुछ मिलता भी नहीं था। जब इनको कुछ मिल नहीं रहा, तो इन लोगों ने किसमें पार्टिसिपेट कर लिया, इस मूवमेंट के अंदर। ये तो ज्यादा कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल चीज है ना। चलो अब आता है हमारा क्या, कि बिजनेस क्लास ने कैसे पार्टिसिपेट किया। देखो अब क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमने देखा कि ब्रिटेन क्या है, ज्यादातर कंट्रीज, अलग अलग कंट्रियों से माल बुलवा रहा है। वो भारत में क्या आ रहा है, फॉरेन गुड्स आ रहे हैं। क्या आ रहा है भारत में, फॉरेन गुड्स। अब जब भारत में फॉरेन गुड्स आएंगे, तो क्या इनका माल बिकेगा, ये क्या अपना माल सेल कर पाएंगे। और उन पर क्या लगा रहे थे बेचारों के ऊपर, हैवी टैक्स। ये ना तो एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, इंपोर्ट तो छोड़ो, एक्सपोर्ट नहीं कर पाते रहे अपना माल। अब जो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, ऊपर से फॉरेन गुड्स इनको जबरदस्ती बेचने को बोला जा रहा है, टैक्स भी ज्यादा लिया जा रहा है, तो इनकी एक ही डिमांड थी कि भाई आप टैक्स कम कर दो, और हम क्या, फॉरेन गुड्स पे जो ड्यूटी लगा था उसको भी कम करो, और हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ाओ। इनकी ये सारी डिमांड्स थी, तो इन लोगों ने भी क्या करा, फिर इस इस मोमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया। हाँ बट क्या हुआ था, बढ़िया बिजनेस क्लास ने पार्टिसिपेट हो गए, बट कहीं ना कहीं जो आपकी कांग्रेस थी, उन्होंने कभी इस मोमेंट को एक्सेप्ट नहीं करा। बेचारों ने, अब क्यों नहीं करा, उनका कहना ये था कि, इनका ये कहना ये था कि आप देखो, यदि सारे बिजनेसमैन पार्टिसिपेट करेंगे तो हो सकता है कि हमारी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाए, मतलब इकोनॉमी रुक सकती है। और दूसरा ये, यदि आप मूवमेंट नहीं करोगे, सॉरी आप पार्टिसिपेट कर लोगे, तो ब्रिटेन वाले क्या करेंगे, सब अपने अंडर में ले लेंगे। आज सब कुछ अपने अंडर में ले लिया तो क्या हो सकता है, पता ही आपको, सोशलिज्म आ जाएगा, जिससे सारा कंट्रोल किस हाथ में हो जाएगा, ब्रिटेन गवर्नमेंट के हाथ में हो जाएगा। चलो, तो कभी भी कांग्रेस वालों ने इनको फोर्स नहीं किया कि आप इस मूवमेंट में ज्वाइन करो। अब आता है वुमेन, महिलाओं ने किस प्रकार से पार्टिसिपेट किया। देखो जितने भी अर्बन फैमिली से थी, बिलोंग करती थी, जितने भी अमीर परिवार से बिलोंग करती, उन सभी महिलाओं ने इसमें क्या करा, पार्टिसिपेट किया। बस तैयार रखना, ज़्यादा कुछ नहीं है ना। जैसे लोग, अब इनका रोल क्या था, कि जो नमक बनाना, इनको रोल दे दिया। ऊपर से जितनी भी दुकानें थी, शराब की दुकान, उनको बंद करवाने का काम इनको दे दिया, है ना। उसके बाद और क्या कह सकते हो आप कि, हाँ महात्मा गांधी जी का रैली में वुमेन्स का भी क्या रहा था, बहुत बड़े लेवल पर पार्टिसिपेशन रहा, ठीक है। चलो ये था हमारा क्या, आपका अलग अलग क्लासेस का पार्टिसिपेशन किसमें, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर। चलो ये कहानी अब थोड़ी सी आगे बढ़ती है। चलो
हमने इतना देख लिया, अब हमें देखना है कि कैसे। अब तीन चीजों समझनी है बस हमें, तीन चीजों समझेंगे। तीन में क्या क्या समझना है हमें? हमें पहले समझना है इसकी लिमिटेशन। कमियां थी ना, अब देखो कोई सा मूवमेंट होता है कमियां बहुत सारी, इसकी कमियां ज्यादा थी एज कंपेयर ऑफ आपका नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, है ना। दूसरा देखो आप, ये खत्म कैसे हुआ, है ना, समाप्त कैसे हुआ ये। और हम पढ़ेंगे एक एक चीज से कनेक्टिविटी इसकी, वो है आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फिर चैप्टर आपका हो जाएगा खत्म। तो इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं है, तीन चीज बची है बस आपके ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और लिमिटेशन, और एक खत्म किस प्रकार से हुआ। अब हम समझते हैं पहले इसकी लिमिटेशन। देखो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? खिलाफत मूवमेंट के बाद तो हमें एक यूनिटी देखने को मिली थी देश के अंदर, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं मिला हमें देखने को। इसमें मुस्लिमों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, जबकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मुस्लिमों ने पार्टिसिपेट किया था। दूसरा, दलितों को लेकर किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं की गई किसी के द्वारा, तो दलितों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। दलित भी क्या रहे, इससे दूर रहे, दलित जी क्या रहे इस मूवमेंट से दूर रहे। अभी बताऊंगा ना, यहाँ पर क्लेश हो जाएगा महात्मा गांधी जी का भीमराव अम्बेडकर के बाद से ना। ऊपर से मोहम्मद अली जिन्ना अपनी डिमांड लेके बैठे थे कि भैया हमें क्या चाहिए, रिजर्व सीट चाहिए, इसलिए मुस्लिमों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। चलो ठीक है, तो दलितों ने मुस्लिमों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, तो ये कुछ कमियां हमें सामने निकल गया। और कुछ प्रोग्राम ऐसे थे जिसको कांग्रेस ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, जैसे बिजनेस क्लास का। कांग्रेस ने बहुत सारा प्रोग्राम का नहीं करे, रिकॉग्नाइज नहीं किए। ठीक है, ये थी इसकी लिमिटेशन। फिर खत्म कैसे हुआ? अब खत्म होने के पीछे एक रीजन था, वो था आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। चलो, अब खत्म किस प्रकार से हुआ ये हम देखते हैं ना। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कैसे किया गया? तो बंद करने के पीछे एक रीजन होता है, वो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड, अरे यार, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, है ना। क्या होती थी ब्रिटेन में हर साल 1930 से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की गई, जिसमें भारत के बड़े बड़े नेता बुलाए जाते थे एक डिस्कशन करने के लिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, सब के लिए। तो पहली बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई? 1930 में लंदन के अंदर। कहाँ पर? लंदन में, है ना। कहाँ पर? लंदन में। और भैया खासकर कांग्रेस वालों के लिए थी, बट एक भी कांग्रेस का लीडर इसमें नहीं गया, एक भी कांग्रेस का लीडर इसमें नहीं गया। तो बाद में वो इरविंग को और जोर डाला गया, भाई कैसे आप यहाँ पर कौन यार, क्योंकि भैया देश में क्या चल रहा है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसलिए कोई भी इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गया। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी दिसंबर में। कब हुई थी? दिसंबर में। तो इसमें कोई भी नहीं गया। तो इस समय क्या चल रहा है भारत में मूवमेंट। अब बारी आती है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। कब आती है? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बारी आती है। ये कब होगी? 1931 दिसंबर में, वही लंदन में होगी। अब इसमें क्या होता है, अब कैसे भी करके कांग्रेस वालों को इसमें पार्टिसिपेट करवाना, ये था इरविन का मेन गोल। तो इरविन को पता है कि अभी देश में क्या चल रहा है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सॉरी, देश में चल रहा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इरविन मिलने जाते हैं किससे? महात्मा गांधी जी से। वो इरविन बोलते हैं, गांधी जी मैं आपकी सारी डिमांड मानने को तैयार हूं, प्लीज आप ये मूवमेंट बंद कर दो और हमारी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करो। पहले विचार विमर्श करा, सब कुछ करा। फिर महात्मा गांधी जी और इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को एक पेक्ट साइन होता है दोनों के बीच, जिसको हम बोलते हैं गांधी इरविन पेक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं गांधी इरविन पेक्ट। इस पेक्ट में महात्मा गांधी जी और इरविन के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, और उस एग्रीमेंट के अंडर, उस पेक्ट के अंडर महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कर दिया। दूसरा ये कि अब वो राजी हो गए कि ठीक है भाई, हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो जाएंगे, पहले आपको हमारे सारी डिमांड्स मानना पड़ेगी। उन्होंने इरविन ने बोला ठीक है भैया, मैं आपको आपकी सारी मांगे मांगने को, मतलब एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। ठीक है, मान गए, पेट साइन हो गया, सारी शर्तें मान ली गई, सब कुछ होगा, और महात्मा गांधी जाएंगे कहाँ पर? अब लंदन। और आगे बढ़ो। अब इसमें ये होता है कि सब लोग कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी पर आरोप भी लगाते हैं कि महात्मा गांधी जी ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी क्यों नहीं रुकवाई। जब
इरविंग घुटनों पे टेक गया था, भैया महात्मा गांधी जी बोलो, आप जो बोलोगे मैं कर दूंगा। अब ये क्यों महात्मा गांधी जी ऐसा क्यों नहीं करा कि भैया इनको भी छुड़वा लो, क्योंकि सारे लीडर्स छुड़वा दिया था महात्मा गांधी जी ने, ये इनको क्यों नहीं छुड़वाया? तो ये कहने का बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब आपको पता नहीं कहाँ मिलेगा, बट ये सवाल है ना, और सवाल ही बना रहेगा। कुछ लोग मानते हैं भैया महात्मा गांधी जी हिंसा अहिंसा को नहीं मानते थे, हिंसा को नहीं मानते थे, तो इसलिए इन लोगों ने हिंसा करी थी इसलिए नहीं माना। तो ऐसे तो बहुत सारे लीडर थे, उनको भी छुड़वा सकते, उनको कुछ छुड़वा दिया भी, तो वो बात की बात है, इसमें क्वेश्चन मार के अपन इस पर कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। गांधी इरविंग पेट होता है और महात्मा गांधी जी कहाँ जाते हैं? अपने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। इसी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपके भीमराव अम्बेडकर भी आते हैं, उधर महात्मा गांधी जी भी आते हैं, बट दोनों के बीच क्या होता है? क्लेश हो जाता है। किस प्रकार का क्लेश? क्यों वह क्लेश क्यों हो रहा है? जो आपके भीमराव अम्बेडकर वो ये चाहते हैं कि जो हमारा दलित वर्ग है, जो एसटी है, उसको क्या मिले? एक रिजर्व सीट मिले। और महात्मा गांधी जी ने मना कर दिया साहब कि नहीं भैया, मैं नहीं दूंगा बिल्कुल रिजर्व सीट, मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होना है, मैं दे सकता हूँ। ठीक है, चलो फिर क्या होता है? तो बढ़िया क्लेश होता है, सब कुछ होता है। फिर ये लोग अच्छा हाँ, बढ़िया क्लेश होता है, सब कुछ होता है। फिर ये महात्मा गांधी से लौट कर वापस चले जाते हैं। वही रिजर्व सीट को लेकर क्लेश होता है दोनों के बीच। तो महात्मा गांधी जी जाते हैं लंदन पर वापिस। हाँ, महात्मा गांधी जी जिस जहाज से जाते हैं उसका नाम है राजपुताना जहाज। क्या नाम है उसका? राजपुताना जहाज। जहाज उड़ने वाला नहीं, पानी में चलने वाला है। जैसे बोलो उड़ एरोप्लेन से क्या महात्मा, नहीं, जहाज से जाते हैं ना। महीने मतलब 15-20 दिन का समय लगा था उनको पहुंचने में। चलो ठीक है, अब आता है हमारा चैप्टर की एंडिंग। एंडिंग क्या आता है कि अब क्या हुआ? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जाते हैं, दोनों के बीच क्लैश होता है, महात्मा गांधी जी लौट कर आते हैं और ये क्या हो जाता है? पूरी तरह से फेल। वापिस से सेकेंड टाइम एंड दूसरी बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया जाता है, बट किसी की ज्यादा अच्छी डिमांड नहीं रखी गई थी, तो ये मूवमेंट ज्यादा दिन नहीं चला, वो फेल हो गया। तो पहला मूवमेंट सक्सेस, मतलब अभी एक भी मूवमेंट सक्सेस नहीं हो पा रहा इतना बड़ा, बट हमने फिर भी दिखा दिया भारतीयों ने कि नेशनलिज्म होता क्या है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करके, है ना, जितने भी इंसिडेंट हुए उनके अगेंस्ट हम खड़ा हो गए, है ना, नो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में खड़े हो गए। तो हम दिखाता है भारतीयों में कि हाँ, भारतीयों में क्या आ चुका, अब नेशनलिज्म आ चुका है। अब क्या बच्चा आपका? अब लास्ट चीज बची है ना, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, मतलब हमें किस प्रकार से नेशनलिज्म दिखाना। तो उसमें वंदे मातरम भी बताया गया ना, एक पिक्चर दिखाई गई है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बनाई गई पिक्चर है वंदे मातरम करके, वो भी दिखाई गई है। उसके बाद आपका महात्मा गांधी जी ने स्वराज फ्लैग निकाला था, जिसमें 3 कलर था आपका, है ना, रेड रेड ग्रीन और व्हाइट, है ना, उसको भी दिखाया गया है। चलो ठीक है, ये पढ़ लेना आप, इतने काम करनी है। चलो, लिमिटेशन कंप्लीट हो गई, कैसे खत्म हुआ वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो आपका मैंने पूरा सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो आप खुद से बनाओ फटाके फोटो, मतलब फोटो नहीं, फोड़ो। फोटो का होता है, फटा फोड़ो होता है। तो आपका चैप्टर सेकंड क्या होता है? पूरी तरह से कंप्लीट। ठीक है, और कुछ डाउट वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में पूछो, खुला पड़ा बिल्कुल एकदम खाली पड़ा है। तो आपका हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड भी क्या होता है? पूरी तरह से कंप्लीट। अब सब बता दो किस किस के लिए इंपॉर्टेंट था चैप्टर। मैं कहूंगा सभी के लिए, सभी के लिए था। जो एनसीईआरटी को अपनी वो समझता है ना कि भैया एनसीईआरटी सब कुछ उन सबके लिए था, ये सबके लिए था। ठीक है, तो या पढ़ो लिखो, है ना, जीवन में क्या बोलते, तरक्की करो, है ना। बिना पढ़े लिखे जीवन में तरक्की नहीं होती, इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखना। और मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी मिडाइवल हिस्ट्री की। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़े, हमने क्या पढ़ लिया था? शायद से हमने तुगलक वुगलक सब कंप्लीट, दिल्ली सल्तनत कंप्लीट कर लिया था। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में मुगल एम्पायर, पूरा मुगल पूरा छाप देंगे। ठीक है, तो मुगल एम्पायर या फिर विजयनगर एम्पायर देखते हैं क्या होता है अपना कंप्लीट। चलो फिर वो पढ़ेंगे। और यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास शेयर करो। सुबह 4 बजे क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आप देख सकते हो, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास को पहुँचाओ। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।